यदि हो कहीं कुछ स्खलन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम्। कोई प्रश्न है आपका? पूछिए। नए चक्र के संबंध में अपनी चर्चा निश्चय और व्यवहार के स्वरूप पर चल रही है। तो भेद का कथन करने वाला व्यवहार है, ठीक है। संयोग का कथन करने वाला व्यवहार है। हाँ, निर्विवाद प्रतिपादन शैली पूछा तो था परसों आपने भी, क्योंकि इसमें अन्य धर्मों का निषेध न करके उनको गौण किया जाता है। किसी एक धर्म की मुख्यता से कथन कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बाकी धर्म नहीं है, इसलिए निर्विवाद है। विवाद तो तब होता है जब हम कहते हैं तू गलत है मैं ठीक हूँ। हम तो ये कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं वो उस अपेक्षा है, मैं जो कह रहा हूँ इस अपेक्षा है। इसलिए जो कथनचित वाद करने वाली स्यात् कथनचित वाद मैंने कहने वाली। बेटा ये प्रश्न आएगा, ये जो स्यादवाद शैली है ये निर्विवाद शैली है, क्योंकि ये किसी एक धर्म की मुख्यता से किसी अपेक्षा से कथन करती है, सर्वथा एकांत नहीं करती। झगड़े तो तब होते हैं ना, इसका नाम ही। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि जो धर्म वस्तु में पॉसिबल हैं, जहाँ उपचार लग सकता है वहीं उपचार लगेगा। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इस स्यादवाद के नाम पर लोग समन्वयवाद करने लगते हैं। कैसा करने लगते हैं समन्वयवाद? कि जो तुम कह रहे हो वो भी ठीक, जो हम कह रहे हैं वो भी ठीक, सब ठीक। क्योंकि यहाँ तो भी लगता है स्यादवाद में सब ठीक है, ऐसे सब ठीक नहीं है। जिस अपेक्षा जो कथन है वो उसी अपेक्षा ठीक है, अन्य अपेक्षा कहोगे तो गलत होगा। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं जो तुमने कहा वो भी सच्चा, जो हमने कहा वो भी सच्चा, ऐसा सत्य नहीं होता। जो जिस अपेक्षा सत्य है वो उसी अपेक्षा सत्य है, अन्य अपेक्षाओं से नहीं है। लेकिन हमने बाकी चीज़ों का निषेध नहीं किया। हाँ, जो आप कह रहे हैं वो बात इस तरह से हो सकती है, उस रेफरेंस में ठीक हो सकती है। अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग बातें होती हैं। देखो, जैसे किसी बच्चे ने गुरुकुल में एडमिशन लेना हो तो अब जो वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं ना, डिबेट कंपटीशन, तो उसमें यही तो होता है कि वहाँ जाने के फ़ायदे और नुकसान। कि नहीं नुकसान तो कोई है ही नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कि ऐसा नहीं है, कुछ नुकसान भी, ठीक है। अब वो इस अपेक्षा से, वो इस अपेक्षा से, अलग अलग अपेक्षाओं से तो हम स्वीकार कर रहे हैं, और हम कहें नहीं फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान ही नहीं है, तो ये बात बैठती नहीं। फिर विवाद होता है कि बच्चे का ज्ञान बढ़ेगा, उसमें अनुशासन आएगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये तो गुण है ही, लेकिन उसको परेशानियां भी फेस करनी पड़ेंगी, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मम्मी छोटी छोटी चीज़ में खुशामद करती थी, यहाँ कोई खुशामद तो ऐसे कर नहीं पाएगा। आपको अपने हाथ से कपड़े धोने होंगे, अपना काम खुद करने पड़ेंगे, इस अपेक्षा आप कहो तो ठीक है कि हाँ नुकसान हो रहा है बच्चे को। लेकिन सच में पूछें तो वो नुकसान भी उसकी भलाई के लिए है, इस अपेक्षा भलाई है। तो अपेक्षा से सभी बातें सिद्ध होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि तू भी ठीक मैं भी ठीक। स्यादवाद का नाम संशयवाद नहीं, शायदवाद नहीं, समन्वयवाद नहीं। समझ में आया? जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वो किसी अपेक्षा ठीक है, लेकिन मान्यता तो सबकी न्यारी न्यारी है। समझ में आया? कोई भी कथन किस अपेक्षा होता है? हम सब एक हैं, ठीक है कि गलत है? हम सब एक हैं, किसी अपेक्षा ठीक है, किसी अपेक्षा तो निर्विवाद हो गया ना। एक है, आप किसी एक विशेषता के आधार पे कह रहे हो, मैं भी भारत में जन्मा, आप भी भारत में जन्मे, इस अपेक्षा हम सब एक हैं। लेकिन मेरी पसंद आपकी पसंद अलग अलग है, मेरी हॉबीज़
आपकी हॉबीज़ डिफरेंट हैं, आपकी मान्यता, आपकी पूजा पद्धति, ठीक है, आपका विश्वास, ठीक है, अलग अलग है। इस अपेक्षा अलग अलग भी है। बात समझ में आ रही है आपको अदिति? आ रही है भाई, सब समझ में? सियादवाद शैली निर्विवाद शैली क्यों है, बताओ। वेरी गुड। क्योंकि वो दोनों अपेक्षाओं से कथन करती है। दो जो विरोधी अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा से कथन करती है, किसी का निषेध नहीं करती, गौण करके कथन करती है, किसी को मुख्य करके। चलिए, हमारी बात चर्चा ही थी भूतार्थ है भूतार्थ की। अभी एक पैराग्राफ था, मैंने कहा इसमें डिस्कशन ये था, झूठ सच संबंधी बात भी हो गई थी कि क्या भूतार्थ है क्या अभूतार्थ है। अब ये भूतार्थ है भूतार्थ की कुछ रेफरेंसेस भी दिए इसमें। एक तो 11वें नंबर की गाथा है, हमने मुख्य करके सत्यार्थ कहा है, ठीक है, व्यवहार को गौण करके असत्यार्थ कहा। सर्वथा असत्यार्थ मानोगे तो भी गलत होगा। आइए पेज नंबर 32, द्रव्यार्थिक नय से कौन सा कल पढ़ा नहीं था, पूरा तो पढ़ा था। घड़ा कुम्हार ने बनाया, ऐसा कहना जैसे झूठा है, उसी प्रकार अशुद्ध पर्यायों को व्यवहार कहा, अतः ये पर्याय झूठी है। मैं ये कह रहा था कि व्यवहार 4 प्रकार का है। घी का घड़ा कहना ये तो सबसे बाहर का व्यवहार है, और मुझमें ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सबसे अंदर का व्यवहार है। तो जितना हल्का घी के घड़े वाला व्यवहार है, कि ये भी उतना ही हल्का है कि मुझमें ज्ञान है, मुझमें दर्शन है, मुझमें चारित्र है। क्योंकि घड़ा घी का तो है ही नहीं, उसको उपचार से घी का कह रहे हैं। क्या उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र है ही नहीं, उपचार से कह रहे हैं क्या? तो मैंने वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे वो बाहर वाला व्यवहार कथनचित झूठा है, उस प्रकार आत्मा रागादि रूप होता है, ये वैसा व्यवहार नहीं है। उसको आप भले कदाचित झूठ कह दो, क्योंकि घड़ा तो देखो ना, मिट्टी का बना है, घी का तो बना ही नहीं। तो वो असद्भूत है, ये सद्भूत है। तो बस यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि उपचार और भेद ये व्यवहार के काम है, और इसकी भूतार्थता अभूतार्थता प्रयोजन के हिसाब से है। और हमने जब किसी एक कथन को मुख्य करके कहा तो बाकी वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो व्यवहार न्याय का पक्ष व्यवहार से भूतार्थ है, निश्चय न्याय की अपेक्षा उसको असत्यार्थ कहा। व्यवहार न्याय की अपेक्षा देखें तो व्यवहार न्याय का कहा हुआ विषय व्यवहार अपेक्षा तो सत्यार्थ है। आइए पेज नंबर 32, द्रव्यार्थिक न्याय से पर्याय को अभूतार्थ कहा। देखो, द्रव्यार्थिक न्याय द्रव्य की मुख्यता से कथन करता है, तो उस क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय मुख्य है तो पर्याय हो गई गौण, तो उसको अभूतार्थ कहा। अब कोई समझे कि पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने अभूतार्थ कहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, अप्रयोजनभूत है, गौण है। किंतु मैं एक प्रश्न ऐसा भी दे सकता हूँ, क्या अभूतार्थ का मतलब क्या अभूतार्थ से अभिप्राय उसका ना होना है कि नहीं? अभूतार्थ का अभिप्राय उसको गौण करके अभूतार्थ कहा, प्रयोजन अपेक्षा, ठीक है, उसकी मुख्यता नहीं है इसलिए अभूतार्थ कहा। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो, ठीक है ना, लिखने में तो सब लिख दोगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर फायदा नहीं है। आ रही है बात समझ में? व्यवहार ने को अभूतार्थ कहा, इसका मतलब क्या वो झूठा है? फिर उसको अभूतार्थ क्यों कहा? क्योंकि उसके आश्रय से, उसके विषय से निर्भेद अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं होती, इसलिए उसको गौण करके असत्यार्थ कहा। और दूसरी बात, जब हम निश्चय न्याय की दृष्टि में देखते हैं तो वहाँ व्यवहार न्याय का विषय दिखता ही नहीं है। तो निश्चय न्याय की दृष्टि में व्यवहार न्याय का विषय अविद्यमान है, इसलिए उसको अभूतार्थ कह सकते हैं। किंतु निश्चय न्याय की मुख्यता से पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर
वहाँ से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हें असत्यार्थ कहा है। ये बात जरा आप थोड़ी गंभीरता से पढ़ लेना, ये बहुत उपयोगी विषय है। इससे ऐसा मानना कि पर्याय है ही नहीं, ये ठीक नहीं है। जिस प्रकार घी का घड़ा वाला व्यवहार झूठा है, उसी प्रकार सभी व्यवहार झूठा है, यह मानना ठीक नहीं है। 32 नंबर पेज। नयों का कथन जहाँ जैसा हो वहाँ वैसा समझना चाहिए। यदि ठीक तरह से ना समझोगे तो विपरीतता हो जाएगी। आपको कुछ, आपने तो पहले नहीं पढ़ाना है विषय निश्चय व्यवहार का, ये जो पढ़ रहे हैं अभी हम, लेकिन समय सार के माध्यम से थोड़ा आप परिचित हुए इस विषय से, है ना। लेकिन आपको इससे इसकी गंभीरता ख्याल में आ रही होगी कि जो व्यवहार ने के 4 भेद किए उसका प्रयोजन क्या क्या है, क्यों ऐसा डिफ्रेंशिएशन किया। समय सार की 14वीं गाथा की टीका में व्यवहार ने के विषय को बद्ध स्पृष्ट आदि भावों को व्यवहार से भूतार्थ और निश्चय नय से अभूतार्थ कहा। समझ में आया, वो भूतार्थ भी हैं और अभूतार्थ भी हैं। व्यवहार की अपेक्षा देखें तो बद्ध स्पृष्ट आदि भाव भूतार्थ हैं और निश्चय नय की अपेक्षा देखें अभूतार्थ है। क्योंकि जब आप द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर देखें, कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर देखें, तो वो तो गीला हुआ ही नहीं है, उस पर पानी है ही नहीं, पानी का संयोग ही नहीं है। और संयोग की तरफ से देखें कि डूबे हुए पत्ते की तरफ से देखें तो पानी में डूबा हुआ है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ न कहकर कथनचित असत्यार्थ कहा है। प्रश्न लिखवाऊं, एक लिखो। व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ है या कथनचित असत्यार्थ, लिखवा दिया था। व्यवहार ने सर्वथा असत्यार्थ है या कथनचित असत्यार्थ, आप बना लेना इसके उत्तर अच्छे से, पेपर में आएंगे पूरे। आप लोगों की नोटबुक लेके पेपर बनेगा आपकी बार। अब इसके लिए हेतु दे रहे हैं कि व्यवहार न्याय को सर्वथा असत्यार्थ नहीं कहा। जो व्यवहार न्याय को सर्वथा असत्यार्थ मानते हैं उनको नियम सार के उस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए। देखो नियम सार की गाथा 159 है, नियम सार जी गाथा 159 लिख लो कहीं पे साइड में। उसमें ये कहा कि सर्वज्ञ भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं। वहाँ क्या लिखा उस गाथा में, सुनो बेटा, सर्वज्ञ भगवान जो आत्मज्ञ हैं कि सर्वज्ञ हैं, आत्मज्ञ हैं कि लोकज्ञ हैं। तो कह रहे आत्मज्ञ हैं ऐसा कहना निश्चय न्याय का कथन है और लोकज्ञ हैं ऐसा कहना व्यवहार न्याय का कथन है। अब कोई कहे व्यवहार तो झूठा होता है घी के घड़े की तरह, इसका मतलब केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते, तो ऐसा नहीं है। वहाँ निश्चय व्यवहार की कौन सी परिभाषा लगेगी? स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहार। आत्माश्रित कथन को निश्चय न्याय का कथन और पराश्रित कथन को व्यवहार न्याय का कथन कहते हैं। जब आपने आत्मा के स्वरूप का निरूपण आत्मा की तरफ से किया कि आत्मज्ञ हैं, तो निश्चय न्याय का कथन हो गया। और लोक की तरफ से जब केवली भगवान के गुणों को बताया, बस इसलिए वो व्यवहार न्याय का कथन हुआ। यहाँ व्यवहार न्याय का कथन मानकर कोई ये माने कि भगवान जानते ही नहीं लोकालोक को, जैसे घी का घड़ा नहीं होता, ऐसे सर्वज्ञ भगवान सर्वज्ञ व्यवहार से हैं, इसका मतलब वो सबको नहीं जानते, ऐसा नहीं है। तो व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने पर केवली भगवान का पर को जानना असत्यार्थ ठहरेगा और सर्वमान्य सर्वज्ञता संकट में आ जाएगी। ये उसी प्रश्न के उत्तर में लिखना है आपने। सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, क्योंकि अगर सर्वथा असत्यार्थ माने तो नियम सारची गाथा 159 में जहाँ सर्वज्ञ बना व्यवहार न्याय का कहा, तो इसका मतलब वो घी के घड़े की तरह झूठा मानना पड़ेगा और सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होगी। इस प्रकार व्यवहार को सर्वथा सत्य मानने वालों को भी
समय सार के उस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, जो सर्वथा सत्य मानते हैं व्यवहार को, तो उनके लिए कौन सी गाथा है? 27 नंबर की, देहो जीवो खलु एक्को है, क्या है? बोलना गाथा। अरे बोल गया ना, कदावी एकट्ठो देहो जीवो एक्को व्यवहार नयो भासदी। अरे इतनी इंपॉर्टेंट कथा याद की थी आपने। व्यवहारणो भासदी, बोलो क्या भासदी? जीवो देहो यहवदि खलु एक्को व्यवहारणो भासदी। व्यवहार ने भाषण करता है क्या? जीवो देहो यहवदि खलु एक्को, जीवो देहो यहवदि खलु एक्को। हो गई याद? व्यवहारणो भासदी। वो बच्चों की तरह याद कराना पड़ेगा कि पहले याद तो कराई थी, 27 नंबर का था, पेपर में भी ली थी मैंने। जीवो देहो यहवदि खलु एक्को। बेटा तुमसे तो सुनी थी मैंने। न दुनिच्छयस्य जीवो देहो यकदावि एकट्ठो। निश्चय से दोनों एक। तो जो व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानते हैं तो उनके लिए गाथा 27 देखो, वो कहते हैं व्यवहार से कहा, लेकिन ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। तो एक प्रश्न और बन जाएगा कि व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानने पर क्या आपत्ति आएगी? लिखो। तो प्रश्न है पूरा ऐसे भी बन सकता है, 3 ऑप्शन कि व्यवहार सर्वथा सत्यार्थ है, कोमा व्यवहार सर्वथा असत्यार्थ है, अथवा व्यवहार कथनचित असत्यार्थ है, कथनचित सत्यार्थ है। यदि जीव और शरीर को एक कहने वाले कथन को प्रयोजनवश किया गया कथन मानकर सर्वथा सत्य मान लिया जाए तो मिथ्यात्व हुए बिना नहीं रहेगा। मैंने व्यवहार ने ऐसे देह जीव को एक कहा, क्योंकि 6 डाला में कहा ना, देह जीव को एक दिन बही रातम तत्व मुधा है। ये 5 नंबर में प्रश्न बन सकता है, आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे। ये मैंने समय सारथी में भी दिया था इस तरह का, क्या व्यवहार झूठा है? ये जानना चाहिए कि व्यवहार ने के उक्त दोनों ही कथन प्रयोजनवश किए गए सापेक्ष कथन हैं, अतः कथनचित सत्यार्थ और कथनचित, बात समझ में आ रही बेटा? कहाँ हो आप? यहाँ एक प्रश्न संभव है, सुनना जरा ध्यान से। देखो बेटा, वो कौन सा प्रयोजन आ पड़ा कि व्यवहार ने की ऐसी असंबद्ध बातें कहनी पड़ी, ऐसी उलझलुल कि देह और जीव एक है। ऐसी बातें कही क्यों रहे हो जो गड़बड़ हो? ऐसी कौन सी जरूरी बात आ गई थी कि ऐसा कहे बिना नहीं चल सकता था? ऐसी असंबद्ध बातें आपको कहनी पड़ी। देसी भाषा में कहो तो उलझलुल, है ना? क्यों कहनी पड़ी? और इसमें असंबद्धता इस कारण प्रतीत होती है कि एक कथन तो सर्वज्ञता पर ही कुठाराघात करता हुआ प्रतीत हो रहा है कि वहाँ क्यों लिखा उन्होंने व्यवहार न ऐसे जानते, लिख देते हैं निश्चय न ऐसे जानते हैं सर्व लोकालोक, क्यों लिखा व्यवहार न ऐसे? और दूसरा कथन शरीर और आत्मा को एक कहने वाला मिथ्यात्व का पोषक हो जाएगा। देखो, केवली भगवान का पर को जानना व्यवहार है, इस कथन का प्रयोजन तो ये बताना रहा कि केवली भगवान जिस प्रकार स्व को तन्मय होकर जानते हैं, स्व में लीन होकर जानते हैं, उस प्रकार पर को तन्मय होकर नहीं जानते, पर में लीन होकर नहीं जानते। ठीक है, जैसा कि परमात्मा प्रकाश में कहा गाथा 52 में, पहले अध्याय की। देखो प्रश्न,
यदि केवली भगवान व्यवहारने से लोकालोक को जानते हैं तो व्यवहारने से उनके सर्वज्ञपना भी हो, तो सर्वज्ञपना भी व्यवहारने से कहो, निश्चयने से नहीं। उत्तर ये याद रखना, प्रश्न दूंगा, पक्का प्रश्न दूंगा ये वाला। जो इसमें प्रश्न बने बनाए हैं वो तो दूंगा ही दूंगा। बना बनाया प्रश्न है, अरे बड़ा आसान है। अरे नहीं, 50 का बना देंगे वो। मैं तो 500 का बनवा लो, 5-5 नंबर के एक फिलअप दे दूंगा। चलो जल्दी, टाइम हो रहा है, घबराओ मत बेटा। मतलब इतना आसान होगा, अब तालियां बजाओगे, फर्राटे से उड़ाते चले जाओगे। ऐसा ही होगा, बेफिक्र रहो। इसी प्रकार आपका वो होगा कर्ता कर्म का, और ऐसे ही पेपर ही होगा। ठीक है, कंसेप्ट बेस होगा। हाँ बताओ, रिवीजन तो कराता ही हूँ पेपर से पहले, ब्लू प्रिंट ही दे दूँगा, ऐसी क्या बात है। अब लिखाई पढ़ाई ना टाइम नहीं मिलता हमको ना, हम पे अब हो पाती है। मानो छुट्टी वाला दिन भी मिला और वो हैबिट से ही निकलता जा रहा, लिखना लिखने का काम सबसे बोरिंग लगता है मुझको, है ना। लेकिन वो चलिए, आप एक काम करो ना, आप बच्चे अपने अपनी फेवरेट पसंद के आप 10-10 क्वेश्चन बना के दे दो। कौन सा? नहीं, आपके नोट्स हैं ना, नोट्स में जो मैंने कुछ बताई हैं चीज़ें, आपने कुछ अपने ग्रंथों में अंडरलाइन की है, उसके बेसिस पे ना आप सुनो, आप सिर्फ क्या करो कि 2-2 या 3-3 नंबर वाले 10-10 प्रश्न दे दो। आप 2-2, 3-3 नंबर वाले नहीं, फिर मैं उसमें से छाट के अच्छे से 10 प्रश्न दे दूंगा। बस मैं अब की बार ऐसे ही दूंगा, सिर्फ 10 प्रश्न दूंगा, ज़्यादा नहीं। अरे पढ़ना तो है ही, रिवीजन तो करनी है, एग्ज़ाम के बाद ले लेंगे। कब ख़त्म है एग्ज़ाम? 30 को ना, उसके बाद ले लेंगे, कोई बात नहीं। आपको सिर्फ 2 दिन लगाने हैं बस, 30 के बाद। टेंशन फ्री हो जाओ अभी, आप कर्ता कर्म को भूल जाओ अभी, ठीक है। 30 के बाद 2 दिन, उसी पे हम क्लास भी ले लेंगे, डिस्कस भी कर लेंगे। आप लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन बता देना, फटाफट करते जाएंगे, ठीक है। ग्रुप में काम कर लेंगे। चलिए, जिस प्रकार तन्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते हैं, उसी प्रकार पर द्रव्य को तन्मय होकर नहीं जानते, बस इसलिए उसको व्यवहार कहा। जो लोकालोक को जानते हैं उसको व्यवहार इसलिए कहा कि जैसे आत्मा में तन्मय होकर जानते हैं, लीन होकर जानते हैं, लोकालोक में वैसे तन्मय होकर नहीं जानते, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण व्यवहार कहा। तो व्यवहार कहने का सिर्फ हेतु इतना है कि उसमें तन्मय नहीं होते। यदि स्वद्रव्य की भांति पर द्रव्य को भी निश्चय से तन्मय होकर जानते तो क्या आपत्ति आती है, भी एक प्रश्न है। स्वद्रव्य की भांति अगर पर द्रव्य को भी तन्मय होकर जाने तो वो भी हमारी तरह सुखी दुखी हो जाएंगे। जिसको जानेंगे दुखी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। हम जैसे तन्मय होकर जानते हैं ना, एक आंटी सीरियल देखती थी, श्री कृष्णा आता था पहले, अब वो श्री कृष्णा का हरण कर लिया तो बेचारी ऐसे ऐसे आंसू टपका थे। तो इसका मतलब वो तन्मय हो गई, है ना, कैरेक्टर में ही घुस गई। अब अगर ऐसे सर्वज्ञ भगवान भी जिसको जाने उसमें तन्मय हो जाएं, नारकियों को देखकर दुखी हो जाएंगे, है ना, अपने पूर्व भव के माता पिता भी दिखेंगे, तो वो तन्मय नहीं होते, इसलिए दुखी नहीं होते। तो परकीय सुख व दुख को जानने से स्वयं दुखी सुखी और परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं रागी द्वेषी हो गए होते। इस प्रकार में दूषण प्राप्त होता। ये प्रश्न भी है, ठीक है, क्या दोष प्राप्त होता फिर कि अगर पर को भी तन्मय होकर जानते तो क्या दोष आता।
कि परकीय सुख दुख को जानने से, परकीय राग द्वेष को जानने से स्वयं भी, भाई साहब वेयर आर यू, बताइए प्रश्न क्या था? ज्ञान में सारी आ जाती है इसके बाद। तो अब सोच, अगर तुम यहाँ ध्यान दोगे तो कितनी ज़्यादा याद रहेगी, फिर भूलोगे नहीं। ठीक है, नहीं आए तो पूछो ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आए। जब इन्हें समझ में आ रही है तो तुम्हें नहीं आएगी। उपमा उल्टी हो गई है। मुझे ये कहना चाहिए जब इसे समझ में आ रही है तो तुम्हें नहीं आएगी, उसे आ रही है समझ में। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ क्योंकि उसको समझ में आ रही है। उसी ने पूछा था मेरे से परसों एक प्रश्न कि पापा वहाँ जो सर्व उसको असत्यार्थ कह रहे हैं, तो ऐसा कोई व्यवहार कोई झूठा थोड़ी है। मैंने कहा नहीं है, समझ में आ रही है। तो इसको आ रही है तो तुम्हें नहीं आएगी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब सही लगाया ना मैंने, पहले बेइज्जती हो गई थी। देखो उपमा भी कैसे लगानी चाहिए। आ रहा है बेटा समझ में? हाँ, ये मैं मोटिवेट करता रहता हूँ बीच बीच में, चने के जहाज पर मत बैठना जाके। ठीक है, आप लोगों को भी जब आप पढ़ाएंगे क्लास में कहीं भी, तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको डांटने से काम नहीं चलेगा। तू मूर्ख है, तेरे कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो वो अपने को मूर्ख ही मान के बैठ जाएगा। लेकिन उसको समझो, अरे वाह बेटा तुमने तो गजब कर दिया, ये अच्छे की बात समझ में नहीं आ रही, वो तुम्हें समझ में आ गई, तो उसको अंदर से उसकी एक शक्ति जगती है, मोटिवेशन होती है ना, तो उसकी एक पावर जगती है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बस अगर आपने ये उम्मीद जगा दी अपने शिष्य में तो आपका काम हो गया। पढ़ तो वो अपने आप लेंगे, समझ में? उन्हें रुचि जगाना ये एक अच्छे शिक्षक की जिम्मेदारी है। उसको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए, उसको उसमें रस आने लगे। देखो मैथमेटिक्स में किसको मज़ा आता है? जिनको मज़ा आता है ना, क्यों आता है? क्योंकि उनको समझ में आना चालू हो गया तो उन्हें बड़ा मज़ा आता है कि मैथ्स ही मैथ्स करते रहें, बाकी कुछ ना करें। और जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, डांट और पड़ जाती है, टीचर भी थोड़े गंदे मिल जाएं, तो उसका सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उस सब्जेक्ट में से। तो देखो कितना बड़ा रोल है शिक्षक का। अब वो शिक्षक चाहे तो अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना दे, है ना? तो आप लोग ही ध्यान रखना। पाठशाला में जो बच्चे आए वो मम्मी से कहें कि हमको पाठशाला जाना है। मम्मी कहे आज जाना, नहीं 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 जाना है जाना है, तो उनको इतना इंटरेस्ट आ जाए। पाठशाला तो ऐसी ही होती, ऐसी थोड़ी कि वो छोटे छोटे बच्चे ला के घेर लिए और वो बेचारे 2 घंटे तुमने उन पर जुल्म कर दिया, वो बेचारे टाइम ही देखे जा रहे हैं, कह रहे हैं अगली बार से नहीं आऊँगा, कान पकड़ लिया। ऐसी बच्चों की पाठशाला नहीं होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम वो कहे मम्मी संडे कब आएगा, मुझे दीदी से पढ़ने जाना है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई थी दीदी ने। और उनको कब मज़ा आता है कि जब आप उनको इन्वॉल्व करें। आप बच्चों को इन्वॉल्व ना करें। देखो छोटे बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक अलग है, बड़े बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक अलग है, समझ में? और उनका टाइम भी वेस्ट नहीं करना। तो आप कहानी का पोएम सुनाते रह गए, बस एक्टिविटी कराते रह गए। हाथ उठाओ, हाथ गिराओ। भगवान महावीर कैसे ध्यान करते हैं? आइज़ बंद, आइज़ खोलो। अरे भैया इस काम के लिए आए थे क्या? खाली मनोरंजन भी नहीं कराना, ठीक है? ज्ञान कैसे खेल खेल में उनको ज्ञान भी भर देना है, ठीक है? तो इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैं जो ऑब्ज़र्व करता हूँ ना, अब बच्चे, हमारे बच्चे आके राज़ी नहीं होते, कहते हम नहीं जा रहे, पाठशाला में नहीं जाना, मैं 1 घंटे बैठ के पढ़ लूँगा लेकिन पाठशाला में नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे भाई? कि कुछ पढ़ाते तो है नहीं, है टाइम पास, ठीक है? टाइम पास भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो देखो हमारी कितनी जिम्मेदारी है ना? एक शिक्षक चाहे तो उस बच्चे की कितनी रुचि को डेवलप करके उसे कहाँ आकाश में पहुंचा सकता है। और दूसरा शिक्षक पहले से डांट माट मारने वाले होते हैं ना, खड़ूस से, तो माने पुराने टाइम के टीचर ऐसे होते थे कि किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं आता था। एक तो उनकी टेक्निक ऐसी, मुंह मोड़ के खड़े हो गए, बच्चे को देखना ही नहीं और धड़ाधड़ सवाल करते चले गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मिटा दिया। फिर और बच्चा प्रेशर में मरता जाता था, ये क्या हो गया है? अब टीचर कैसे हैं कि बच्चे की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं, बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। चाहे एक क्वेश्चन हो क्लास में, कोई बात नहीं, अगर एक क्वेश्चन भी बच्चे के समझ में आ गया तो वो 100 क्वेश्चन कर लाएगा कल। और तुमने यहाँ 100 क्वेश्चन करा दिए बोर्ड पे,
एक भी समझ में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? आपको बहुत सारी बातें मैं सिखा गया, तो आप लेते हो पाठशाला, लेते हो ना, तो आप उसमें ये चीज़ें भरो पाठशाला में। हैं? हाँ, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि वेरिएशन बहुत है। एक बहुत छोटा बच्चा है, एक बहुत बड़ा है। लेकिन आप क्या करो, देखो सामूहिक ना लिमिटेड होनी चाहिए, सामूहिक बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से सामूहिक कक्षा सिर्फ आधा घंटा, आधे घंटे में आप हाँ कॉमन टॉपिक पढ़ाओ, ठीक है, और उनसे पूछो। जैसे आपने 8 मत पढ़ाए, तो वो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। आप एग्जाम्पल बता रहे हो, एक्शन करके बता रहे हो, ठीक है। जैसे क्रोध सिखाना है, क्रोध मान माया लो, तो क्रोध में कैसे मान में आपके एक्सप्रेशन हो, किसी बच्चे को बुला के करके बताओ। हाँ, देखो ना, अब शिक्षक को अपनी असफलता माननी चाहिए। मैंने मेरे पढ़ाने पे अगर आपको समझ में नहीं आया, तो मैं ये मानता हूँ कि मेरे पढ़ाने में कमी है। अब आप सोचो ना, देखो क्वालिटी कैसी है, फिर आप सोचो। हाँ, राइट। तो आप सोचो ना, अब क्या हो रहा है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ठीक है ना। अब मानो हमारी नए चक्र की क्लास चल रही है, मैंने कल इससे क्वेश्चन पूछ लिया, और मेरे पाँवों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा इतनी बेसिक चीज़ नहीं पता, और तुम कहते हो पाठशाला में नहीं जाऊंगा। बाल बोध भाग एक पढ़ो पहले से, दोबारा से। और अब मान लो बोर होते हो तो खुद पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, उस चीज़ को याद करो। मैंने 5वें भाग के बच्चों को पूछा त्रस किसे कहते हैं, उसको पता ही नहीं है त्रस किसे कहते हैं। क्या पढ़ाएं, क्या करें? समझ में आया ना? एक्चुअल में क्या है, स्टूडेंट चेंज नहीं होने चाहिए, वही के वही स्टूडेंट होने चाहिए। अगली बार हाँ, नहीं, थोड़ा टाइट करके लो, टाइट करके लो, प्यार से भी, मतलब सब तरह से। समझ में आ रही है? शिकायत आ रही है भाई? बेटे, टीचर को भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो टीचर क्या पढ़ाएगा? हाँ, चलिए, तो भैया ये हो गया। अब आचार्य जयसेन का कथन कल पढ़ेंगे, है ना। अब मेरी भी परेशानी को आप समझ पा रहे हो फिर, क्योंकि आप आधे टीचर हो आप भी, लेकिन टीचर बनना है, फटीचर बनना, ठीक है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो।